नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी पॉइंट प्रियंका में आपका स्वागत है। आप मेरे साथ यहाँ इग्नू एमए सेकेंड ईयर का सिलेबस कर रहे हैं। फर्स्ट 2 यूनिट हम कर चुके हैं, तीसरी यूनिट हम करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो इग्नू से एमए कर रहे हैं। अदरवाइज जो भी स्टूडेंट एमए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, वो यहाँ से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट यूजीसी नेट और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपना सिलेबस यहाँ से कवर कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। तो थर्ड यूनिट में हम देखेंगे कि उद्देश्य और निर्धारक, किसके उद्देश्य और कौन से निर्धारक। तो हम यहाँ पर हमारी जो भारत की विदेश नीति है उसके उद्देश्य और उसके जो निर्धारक तत्व हैं उनके बारे में जानेंगे। तो भारतीय विदेश नीति के निर्धारक देखेंगे कौन कौन से: भूगोल, इतिहास और परंपरा, आर्थिक दशा, नेतृत्व का स्वरूप, घरेलू वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति। इस सब में हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रस्तावना में हम देखते हैं कि हम पूरे इस इकाई में क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति शून्य में उत्पन्न नहीं होती है। उस राष्ट्र का इतिहास और संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था एवं अन्य तत्व उसे दिशा और स्वरूप प्रदान करते हैं। उनमें से कुछ तत्व जैसे भूगोल एवं प्राकृतिक सीमाएं तो यथावत रहते हैं, मतलब कि एज इट इज रहते हैं, जबकि अन्य जैसे कि आंतरिक और बाहरी पर्यावरण कई बार तो बिना जाने ही परिवर्तित हो जाते हैं। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति की निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों की ही इन्हीं कारकों एवं शक्तियों के संदर्भ में व्याख्या की जा सकती है। यह जरूरी नहीं कि राष्ट्र की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के प्रभाव संपूर्ण समय और काल के विस्तार में एक रूप ही हों। यह स्थान और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता है। इस इकाई का उद्देश्य भारतीय विदेश नीति के मुख्य निर्धारकों को उसके उद्देश्य और सिद्धांतों के संदर्भ में खोजना तथा मूल्यांकन करना है। तो देखिए, अब हम देखेंगे कि भारत की जो विदेश नीति है उसके उद्देश्य और सिद्धांत क्या क्या हैं। देखिए, कोई भी क्रिया तभी उत्पादक होती है जब उसे कोई लक्ष्य या उद्देश्य मार्गदर्शित करे। भारत की विदेश नीति के साथ भी ऐसा ही है। बिना इन उद्देश्यों के ज्ञान के इन नीतियों की दिशा का मूल्यांकन करना सरल नहीं है। भारत के नेताओं ने स्वतंत्रता के समय से ही इन उद्देश्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इसके अलावा कई विश्लेषक एवं शोधकर्ताओं ने अपने लेखन व विश्लेषणों से इन उद्देश्यों का मूल्यांकन किया है। भारतीय विदेश नीति का मुख्यतः लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता एवं बाहरी सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में राष्ट्रीय हित की सुरक्षा एवं उसे आगे बढ़ावा देना है। भारत जैसा राष्ट्र जिसने औपनिवेशिक शासन से स्वयं को स्वतंत्र किया हो, स्वभावतः ऐसी विदेश नीति का पालन करेगा जिससे उसे अपने स्वतंत्र राष्ट्र के अस्तित्व के साथ समझौता न करना पड़े अथवा किसी अन्य राष्ट्र को यह अवसर न मिले कि वह उसके व्यवहार को निर्देशित कर सके। एक सफल विदेश नीति के सहयोग से भारत किसी भी विदेशी आक्रमण को रोक सकता है या प्रतिरोध कर सकता है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को समस्त विश्व की सुरक्षा के संयुक्त रूप से कार्य करने की इच्छा के विस्तृत एवं विवेकशील पृष्ठपट पर रखा गया है। दूसरे शब्दों में, भारत कभी भी यह नहीं चाहता कि उसकी सुरक्षा से दूसरे राष्ट्र स्वयं को असुरक्षित महसूस करे। भारत ने हमेशा से ही सभी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध रखने चाहे हैं, विशेष रूप से बड़े देशों और पड़ोसी देशों के साथ। संक्षेप में, भारतीय विदेश नीति विश्व शांति को प्रोत्साहित करती है। 20वीं सदी के शुरू के दो विश्व युद्ध ग्रह जैसे भयावह युद्धों से बचने के लिए कार्य करती है। भारत उन सभी बड़े राष्ट्रों में शांति और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहता है जिनके बीच राजनीतिक विचारधारा और अन्य मतभेद हैं। भारत जो कि स्वयं उपनिवेशिक शासन से पीड़ित रहा और लंबे अहिंसक संघर्ष के पश्चात आजाद हुआ, की विदेश नीति उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए वचनबद्ध है। तदनुसार भारत ने अफ्रीका और एशिया की जनता के राष्ट्रीय संघर्ष का समर्थन किया है। इस लक्ष्य के विस्तार के क्रम में भारत की यह इच्छा रही है कि उसकी विदेश नीति बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों और राष्ट्र के समान अधिकार की प्राप्ति के लिए वचनबद्ध रहे। इसलिए भारत दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद जैसी घृणित नीति का विरोध करता रहा है। भारत ने प्रयत्न किया है कि भारतीय मूल के नागरिक, चाहे वे जहां भी हो, की समानता के अधिकार की रक्षा कानून के अंतर्गत हो। शोषित राष्ट्र और उसकी जनता के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। इसकी प्राप्ति के लिए भारतीय विदेश नीति ने हमेशा औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्रों से
हितकारी संबंध विकसित करने चाहे ताकि महत्वपूर्ण मदद की प्राप्ति हो सके। भारतीय नीति का लक्ष्य सिर्फ स्वयं के विकास की जरूरतों को पूरा करना नहीं है, बल्कि तृतीय विश्व के नवोदित उन गरीब राष्ट्रों के लिए भी है जिन्होंने हाल ही में स्वाधीनता पाई हो। भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य यह भी है कि एक न्याय संगत आर्थिक एवं सामाजिक विश्व व्यवस्था की स्थापना हो, जो कि विश्व से बीमारी और वंचन को समाप्त करने में सहायक हो। यह ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ प्रशंसनीय सिद्धांत भारत को ऐसी विदेश नीति के लक्ष्यों का अनुसरण करने के लिए निर्देशित करते हैं। अब हम इन सिद्धांतों पर विचार करते हैं। भारत दूसरे राष्ट्रों के साथ मतभेदों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग से दूर रहने के सिद्धांत पर अटल रहा है। वास्तव में भारत राष्ट्रों के बीच तनाव को कम करने और मतभेदों को कम करने के लिए बातचीत, वार्ता, समझौता एवं कूटनीति जैसे शांतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देता है। विश्व की विभिन्न समस्याओं से ग्रसित पक्ष के नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है। संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य विश्व संगठन और क्षेत्रीय संगठनों की मजबूती में भारत का दृढ़ विश्वास रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग के मुख्य उपकरण हैं। परमाणु एवं अन्य प्रकार के व्यापक क्षति वाले हथियारों की कटौती और समापन के कार्य में भारत विश्वास रखता है। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, जो कि पंचशील में स्थापित है, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, तटस्थता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आवश्यकता पर बल देते हैं। संक्षेप में, भारत अपनी विदेश नीति के माध्यम से शांतिपूर्ण, परिपक्व, कानून पालक और विश्वसनीय स्वयं को प्रतीयमान होना चाहता है। यद्यपि विश्व समुदाय के अन्य राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध के द्वारा लाभ उठाने की चेष्टा भी करता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि भारतीय विदेश नीति के निर्धारक कौन हैं। जो भारतीय विदेश नीति है उसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में कई कारकों का प्रभाव रहा है और वर्तमान में भी प्रभावित कर रहे हैं। इनमें से कुछ कारकों की प्रकृति स्थायी है, जबकि कुछ समय के साथ बदलते रहे हैं। इकाई के इस भाग में हम भूगोल, इतिहास एवं सांस्कृतिक, आंतरिक स्थिति और बाहरी वातावरण आदि जैसे कुछ मुख्य भारतीय विदेश नीति निर्धारकों का विश्लेषण करेंगे। क्योंकि हम भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं या जो निर्धारक तत्व हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो भारत का भूगोल है उसके बारे में जानेंगे। भारत का भौगोलिक आकार और उसकी स्थिति उसकी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भारत एक विशाल देश है। संसार का यह 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। इसका क्षेत्र लगभग 30 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके उत्तर में इसकी सीमाएं विश्व प्रसिद्ध हिमालय पर्वत से लगी हुई है। इसकी 15,000 किलोमीटर लंबी थल सीमा पश्चिम में पाकिस्तान के साथ, उत्तर में भूटान, चीन और नेपाल तथा पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार के साथ लगी हुई है। अफगानिस्तान एवं पूर्व सोवियत संघ जम्मू कश्मीर के काफ़ी निकट है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा कहते हैं कि मित्र तो बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं। अतः भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण एवं तनाव मुक्त संबंध रखना चाहता है। भारत की 7,500 किलोमीटर की तटरेखा को 3 तरफ से हिंद महासागर ने घेरा हुआ है। जैसा कि भारतीय बंदरगाहों में यूरोप, पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशियाई देशों की ओर से जाने वाले या आने वाले वाणिज्य पोतों के यातायात से पता चलता है, भारत का ज़्यादा विदेश व्यापार हिंद महासागर के मार्ग से होता है। इससे हिंद महासागर के भू राजनीतिक और भू सामरिक महत्व का पता चलता है। जैसा कि हम जानते हैं, 17वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान हिंद महासागर विदेशी शासन जैसे फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली भारत और पूर्वी एशिया के अधीन रहा। स्पष्टतः भारतीय विदेश नीति इस बात की ज़रूरत महसूस करती है कि उसकी उत्तरी सीमाएं सुरक्षित रहें और उसके साथ हिंद महासागर में उसका क्षेत्रीय जल शांत एवं विदेशी सामरिक निर्माण से मुक्त रहे। भारत की विशाल तटरेखा न केवल उसे एक शक्तिशाली नौसेना रखने के लिए, बल्कि हिंद महासागर में स्थिति अन्य नौसैनिक शक्तियों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए भी बाध्य करती है। इन नौसैनिक शक्तियों में से इंग्लैंड एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का डिएगो गार्सिया में नौसैनिक अड्डा भी शामिल है। देश की भौगोलिक स्थिति भी उल्लेखनीय है। सबसे बड़े महाद्वीप एशिया के मध्य स्थित भारत दक्षिण एशिया का सदस्य है। हालांकि भारत
चीन और पाकिस्तान के सैन्य आक्रमण का शिकार रहा है, यह उसके हित में रहा है कि वह संचार के माध्यमों को बनाए रखे। अतः भारत चाहता है कि इन पड़ोसियों के साथ समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो। यह एक सत्य है कि भारत दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया का प्रवेश द्वार है। अतः भारत की सुरक्षा एवं मुख्य हित एशिया के वृहद क्षेत्र की शांति और स्थिरता से जुड़ा हुआ है। इस तरह भारत क्षेत्रीय शक्तियों जैसे ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, वियतनाम आदि से निकट संबंध बनाए हुए है। भारत पूर्वी देशों के साथ संबंधों में सुधार की नीति का पालन करता है। साथ ही वह आसियान देशों के साथ आर्थिक एवं सामरिक संबंध भी विकसित कर रहा है। तो ये था हमारा जो भूगोलिक कारक है हमारी विदेश नीति को निर्धारित करने वाला। इसके बाद हम इतिहास और परंपरा के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार इतिहास और परंपरा हमारे भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते आए हैं। भारत की विदेश नीति उसकी ऐतिहासिक परंपरा को प्रतिबिंबित करती है। भारत ने अपने क्षेत्रीय विस्तार के लिए देश के बाहर कभी भी कोई आक्रमण अभियान नहीं किया। असल में वह स्वयं कई आक्रमणों एवं विदेशी शासन का लक्ष्य रहा। उल्लेखनीय है कि कई आक्रमणों ने इस देश को अपना घर मान लिया और यहाँ की प्रथा एवं परंपरा के अनुसार अपने को ढाल लिया। ब्रिटिश उपनिवेशिक साम्राज्य ने सुनियोजित तरीके से एक देशी रियासत को दूसरे के साथ लड़वा कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की, जिसमें विजेता और हारने वाले दोनों को ही बराबर नुकसान हुआ। भारत के युद्ध से पीड़ित अनुभव ने उनकी विदेश नीति की प्रकृति को युद्ध विरोधी बना दिया। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों के नेतृत्व में लड़े गए अहिंसक स्वाधीनता संग्राम की प्रकृति भी भारत की विदेश नीति में सुस्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सिर्फ यही नहीं, प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की धरोहर भी विदेश नीति के निर्माण में सहायक सिद्ध हुई है। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सारा विश्व एक परिवार है की पारंपरिक मान्यता प्राचीन धर्म ग्रंथों और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों के आध्यात्मिक कार्यों के माध्यम से भारत की जनता तक पहुंची है। भारतीय विदेश नीति की संरचना में विशेष तौर पर सहायक हुए मूल्य हैं सहिष्णुता, अहिंसा, विश्व बंधुत्व। ए अप्पादुरे के अनुसार भारतीय विदेश नीति में अहिंसा की परंपरा विदेश की समस्या के एक अभिगम की पद्धति की सुविचारित स्वीकृति है, जो कि सामंजस्य और शांति की प्रकृति पर बल देती है और प्रतिशोध तथा घृणा की प्रकृति के विपरीत है। स्वतंत्रता आंदोलन के ज्यादातर नेता इंग्लैंड में शिक्षित थे या फिर उदार शिक्षा से परिचित थे। वे स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र को महत्व देते थे। ये आदर्श भारतीय विदेश नीति में सन्निहित है। यद्यपि भारत उदार लोकतांत्रिक देशों के साथ सहयोग करता है, लेकिन समाजवादी देशों का भी विरोध नहीं करता है। गुट निरपेक्षता की नीति भारत को गुट की राजनीति से दूर रहने का परिणाम ही नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों और उद्देश्यों के अनुसार है, जिसे हमारी जनता ने संजोया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव और राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव भारत की विदेश नीति के निर्माण में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। ए अप्पादुरे के अनुसार भारत की विदेश नीति में ब्रिटिश राज्य का दोहरा प्रभाव पड़ा। प्रथम, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया, जिससे विश्व के पराधीन जनता को स्वतंत्रता के लिए भारत का सहयोग मिला। दूसरा, ब्रिटिश शासन के दौरान प्रचलित नस्लीय असमानता ने भारत को रंग भेद का उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्ध किया। हालांकि इस आदर्शवादी धारणा के अलावा शासन कला के प्राचीन काल के विद्वान कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित यथार्थवाद का महत्व नकारा नहीं जा सकता, अर्थात आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग के द्वारा देश के अनिवार्य हितों की रक्षा करनी भी जरूरी है। भारतीय नेता जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी संकट की स्थिति में राजनीति के निर्देशन में आदर्शवाद की सीमाबद्धता को स्वीकार करते हैं। गोवा और बांग्लादेश में भारतीय कार्रवाई व्यवहारिकता को दर्शाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो भारत की आर्थिक दशा है उसने भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित किया है। कच्चे माल और प्राकृतिक संपदा का स्वामित्व तथा आर्थिक विकास की अनिवार्यता देश की विदेश नीति के निर्धारण में दिशा प्रदान करते हैं। भारत विशाल प्राकृतिक संपदा का भंडार है, जिसके पास विकास में आर्थिक ऊंचाइयों को छूने की क्षमता है। इसकी नदियां विद्युत शक्ति के उत्पादन की क्षमता रखती हैं तथा पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त जल का प्रबंध करती है। बॉक्साइट, कोयला, तांबा, मैंगनीज एवं अन्य खनिजों का विशाल भंडार भारत की संपत्ति है। साथ ही कुशल और शिक्षित श्रमिक वर्ग इसका आधार है। हालांकि कृषि, साक्षरता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी प्रगति के बावजूद
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत विकास में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अधिकांश भाग रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का प्रबंध करने में भी सक्षम नहीं है। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे नेता यह जानते थे कि देश को धन का हस्तांतरण, मशीनों एवं तैयार माल का आयात, भारतीय सामान का निर्यात, तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण आदि कई बातों के लिए हमें विदेशी सरकारों से सहायता लेनी पड़ेगी। विचारधारा से ध्रुवित विश्व में भारत को दोनों मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले पश्चिम और पूर्व सोवियत संघ के नेतृत्व वाले समाजवादी देशों के साथ मैत्री एवं सद्भाव की आवश्यकता थी। ऐसे में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर भारत ने दोनों गुटों से मदद की अपेक्षा की। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाया, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का मिश्रण है। सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय राज्य के निवेश किया गया तथा साथ ही आधारभूत सेवाओं आदि जैसे कई क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का योगदान रहा। भारत के पूर्व उपनिवेशिक शासक इंग्लैंड के साथ आर्थिक संबंध से नेहरू को उस देश के साथ द्विपक्षीय एवं राष्ट्रमंडल के अंतर्गत मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में सहायता मिली। भारत के व्यापार के वृहद भाग के अंतर्गत कच्चे माल जैसे कि कपास, चाय का निर्यात, भारी मशीनें एवं प्रौद्योगिकी का आयात मुख्यतः अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ होता है। ये देश कई परियोजनाओं के लिए उदार अनुदान एवं ऋण की व्यवस्था करते आए हैं। इसके साथ ही विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बहुपक्षीय ऋण की भी सुविधा प्रदान करते रहे हैं। पूर्व सोवियत संघ की आसान शर्तों पर रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्य क्षेत्रों में भारत का महत्वपूर्ण साझेदार बना है। यह भी उल्लेखनीय है कि औद्योगिक और आर्थिक आवश्यकताओं के लिए तेल पर निर्भरता ने मध्य पूर्व में तेल समृद्ध अरब देशों से संबंध के विशेष महत्व के अलावा विश्व बाजार में स्थिर मूल्य एवं आपूर्ति के लिए भारत कार्यरत है। एक अलग स्तर पर देश की आर्थिक दशा भारतीय विदेश नीति को एक दिशा प्रदान करते हुए विकसित एवं विकासशील देशों के बीच असमानता को कम करने का तर्क देती है और विकासशील देशों के बीच अधिक आर्थिक सहयोग भी चाहती है। तो हमने देखा कि जो भारत की विदेश नीति है उसका आर्थिक पहलू किस प्रकार का है और जो भारत देश है वो दूसरों देशों से क्या चाहता है और किस प्रकार आर्थिक स्थिति से विदेश नीति को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि नेतृत्व का स्वरूप, अर्थात भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जो सरकारें रही हैं, उन्होंने भारतीय विदेश नीति का नेतृत्व कैसे किया, उनका स्वरूप कैसा था। तो किसी भी नेता की व्यक्तिगत योग्यता या क्षमता एक राष्ट्र के भविष्य को निश्चित करने में अपने नेतृत्व द्वारा विदेश नीति के स्वरूप को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। जैसे 20वीं शताब्दी के पूर्व दशकों में अमेरिका की विदेश नीति को स्वरूप देने में वुड्रो विल्सन के योगदान को कौन इनकार कर सकता है, या फिर इसी सदी के अंत में सोवियत नीति के निर्माण में मिखाइल गोर्बाचोव के योगदान को कौन भुला सकता है। इसी तरह भारत की स्थिति में भी पदासीन प्रधानमंत्रियों के व्यक्तित्व की देश की विदेश नीति में एक विशेष पहचान दिखाई पड़ती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारत की नीति को 1.5 दशकों से भी ज़्यादा समय तक दिशा प्रदान की, एक दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीयवादी माने जाते थे और किसी भी समस्या का संकुचित और स्वयं केंद्रित मार्ग अपनाने के बजाय एक प्रबुद्ध मार्ग को वरीयता देते थे। वे अपने काल के सभी दूरदर्शियों में सबसे महान माने जाते थे। स्वाभाविक है कि इस काल में भारत की विदेश नीति में विश्व शांति और निशस्त्रीकरण के संबंध में राष्ट्रों के सौहार्द के सामूहिक हित के लिए प्रतिबद्ध थी। पंचशील का सिद्धांत विभिन्न देशों की समस्याओं के समाधान का एक विशिष्ट नेहरूवादी दृष्टिकोण का प्रतिरूप था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा का प्रभाव बिल्कुल विपरीत था। स्वभाव से वह बहुत प्रभावशाली एवं दृढ़ महिला थी। राष्ट्रीय हित की अनिवार्य आवश्यकताओं के प्रति उनकी प्रकृति व्यवहारिक एवं संवेदनशील थी, जिसने विदेश नीति को आदर्शवाद की जगह दोबारा यथार्थवाद के मार्ग की ओर अग्रसर किया। इस तरह भारत की नीति को बांग्लादेश की स्वाधीनता, परमाणु अप्रसार संधि की अस्वीकृति तथा पूर्व सोवियत संघ के प्रगाढ़ संबंध के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। दूसरी ओर उदारवादी गुणों के लिए विख्यात अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान और अमेरिका के साथ व्यस्त रखने की नीति को प्रभावित किया। अब हम जानेंगे घरेलू वातावरण। किसी भी देश की विदेश नीति अपनी आंतरिक गतिशीलता के प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकती। घरेलू अथवा आंतरिक वातावरण से तात्पर्य है शासकीय प्रणाली की प्रकृति,
राजनीतिक संस्कृति, जिसके अंतर्गत राजनीतिक दल, लोकमत आदि परंपरा, सरकार की संरचना और प्रबुद्ध नेतृत्व शामिल है। स्वतंत्र भारत अनेकता में एकता का सजीव उदाहरण है। भारत ने अहिंसक आंदोलन के बाद ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्त की और लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया, जो कि क्षेत्रीय, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं को समुचित प्रतिनिधित्व देती है। कार्यपालक जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जनप्रतिनिधि निश्चित समय अंतराल पर मतदान द्वारा चुने जाते हैं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली पर आधारित है। हालांकि कार्यपालिका प्राय ऐसा विश्वास करती है कि विदेश नीति पर उसका विशेषाधिकार है, लेकिन कार्यपालिका पर संसद के नियंत्रण ने देश की विदेश नीति को प्रभावित करने का माध्यम खोज लिया है। भाग्यवश भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय सम्मति को प्रतिबिंबित करती है, जो कि शासक दल और विपक्ष दोनों के राजनीतिक मतभेदों के ऊपर है। गुटनिरपेक्षता की नीति इसका स्पष्ट उदाहरण है। यद्यपि इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रधानमंत्री और संसद विदेश नीति के हर मामले पर हमेशा सहमति रखते हैं। नेहरू के काल में, जो कि अन्य प्रधानमंत्रियों के बजाय अधिक विवेकाधिकार का प्रयोग करते थे, नेहरू के काल में जो कि अन्य प्रधानमंत्रियों के बजाय अधिक विवेकाधिकार का प्रयोग करते थे, चीन से सीमा विवाद और गोवा के मामले पर 1950 के दशक के उत्तरार्ध में संसद ने नेहरू की नीतियों के विरोध में अपने अधिकार का प्रभाव डालने का प्रयत्न किया था। पुनः हाल ही में 2003 में इराक मामले पर भारतीय नीति काफ़ी हद तक संसद में व्यापक भावना से प्रभावित रही, यहाँ तक कि सत्तारूढ़ शासक दल भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर खेद व्यक्त करने वाला एक पक्ष बनने को राजी हो गया। चुनाव के समय में राजनीतिक दल भी विदेश नीति के मामले अपने चुनाव घोषणा पत्र में अपना दृष्टिकोण रखते हैं। भूमंडलीकरण, विश्व व्यापार संगठन और कई अन्य मामलों में भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के मत भिन्न हैं। इसी तरह कुछ क्षेत्रीय दल जैसे तमिलनाडु में द्रमुक, अन्य द्रमुक, MDMK आदि और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस क्रमशः श्रीलंका एवं पाकिस्तान के प्रति देश की नीति को प्रभावित करते हैं। संचार के साधनों अथवा हित या दबाव समूह जैसे मंत्री संस्थाएं, मैत्री संस्थाएं या फिर व्यापार संघ के कार्यकलापों के द्वारा बने जनमत ने भारत की विदेश नीति के निर्धारक के रूप में महत्व अर्जित किया है। जैसे सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों के संदर्भ में ISCUS या फिर CII की भूमिका को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मुद्रण और दृष्टि संचार मीडिया भी नीति निर्माण का महत्वपूर्ण निर्धारक रहा है। 1999 में कांधार में भारतीय वायुसेना के अपहरण के मामले में और इराक में युद्ध के बाद सेना भेजने के संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोध को नहीं मानने संबंधी सरकारी घोषणा ऐसे दो उदाहरण हैं जहां भारतीय नीति को प्रभावित करने में मुद्रण, संचार एवं दूरदर्शन की भूमिका उल्लेखनीय है। अब हम देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति है वो कैसी है हमारी भारतीय विदेश नीति के ऊपर। किसी निश्चित समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्पष्ट प्रचलन का विदेश नीति में प्रत्यक्ष असर पड़ता है। विदेश नीति के संचालन में कठिनाई उत्पन्न होती है क्योंकि राज्यों के पास दूसरे राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए निश्चित माध्यम का अभाव रहता है। दो विश्व युद्धों के बीच के समय 1919 से लेकर 1939 में फ्रांस की सुरक्षा का प्रश्न, उसके बाद इटली में फांसीवाद तथा जर्मनी में नाजीवाद का उदय एवं जापान में सैन्यवाद आदि ने सभी देशों के विदेश नीतियों को प्रभावित किया। अमेरिका ने सोवियत संघ के प्रति अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और उसे मान्यता प्रदान की, क्योंकि 1933 में जर्मनी में हिटलर के उदय ने युद्ध के पश्चात स्थापित विश्व व्यवस्था के लिए संकट पैदा कर दिया था। 1931 में चीन पर जापानी हमले ने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के लिए सुदूर पूर्व में एक सामान्य संकट उत्पन्न कर दिया था। दोनों शक्तियों ने इसलिए तब अपनी शत्रुता छोड़ दी थी। शीत युद्ध काल, जो कि 1945 से 90 के बीच रहा, ने अधिकतर देशों की विदेश नीति को अत्यधिक प्रभावित किया। अमेरिका के परमाणुकरण के भय के कारण पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए और इसका परिणाम यह हुआ कि ये देश समाजवाद अपनाते हुए सोवियत संघ के पक्ष में खड़े हो गए। अमेरिका द्वारा स्थापित नाटो, सीएटो तथा अन्य सैन्य संधि या व्यवस्था से उसके साम्यवाद को नियंत्रित करने की नीति स्पष्ट होती है। भारतीय प्रयासों से प्रतिपादित कूटनिरपेक्ष की नीति अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में उत्पन्न इसी ध्रुवीकरण की एक प्रतिक्रिया थी।
विश्व राजनीति अगले करीब 45 वर्षों तक शीत युद्ध से प्रभावित रही थी। परमाणु क्षेत्र में हथियारों की दौड़, बढ़ते हुए संदेह की तीव्रता और आने वाले विनाश के भय का द्योतक है। परमाणु निशस्त्रीकरण की भारत की नीति इसी आशंका पर व्याप्त है कि दुर्घटनावश या विवेकपूर्ण तरीके से भी इन हथियारों का प्रयोग मानव सभ्यता के लिए विनाश का कारण बन सकता है। परमाणु क्षेत्र से संबंधित 1998 में भारत द्वारा परमाणु अस्त्र का सफल परीक्षण का यह तर्क दिया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में तेजी से हो रहे बदलाव के कारण यह एक आवश्यक प्रतिक्रिया है जो कि परमाणु निशस्त्रीकरण की मांग को अस्वीकार करता है तथा परमाणु संपन्न शक्ति एवं परमाणु विपन्न शक्ति के बीच असमान श्रेणीबद्धता का समर्थन करता है। शीत युद्ध के आकस्मिक अंत एवं उसके साथ सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तरफ कम उत्साह होना, अमेरिका की चिंता को समायोजित करने की उत्सुकता, इजराइल के साथ पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित करना, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया एवं दक्षिण एशिया के साथ संबंधों में आर्थिक पक्ष पर बल देना आदि जैसे कई प्रकार से पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। पुनः शीत युद्ध के पश्चात आतंकवाद एवं मानवाधिकार के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बढ़ते हुए संवेदनशीलता ने भारतीय विदेश नीति में महत्वपूर्ण समायोजन करने के लिए प्रेरित किया। 1990 के दशक में भारतीय विदेश नीति के आलोचनात्मक प्रेक्षकों का मानना था कि बड़ी शक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत सरकार जम्मू कश्मीर के मामले पर पूर्वाधिकृत रही। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में आतंकवादी हमले ने भारत को अपने आतंकवादी विरोधी नीति को अधिक दृढ़ता के साथ पेश करने का मौका दिया। अब देखते हैं हम पूरी जो इकाई है उसका जो कंक्लूजन है वो क्या है। भारतीय विदेश नीति के विविध उद्देश्यों ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हितों के एक सम्मिश्रण को प्राप्त किया। भारत अपनी सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति की इच्छा के साथ साथ सभी राष्ट्रों और जनता की शांति, स्वतंत्रता, विकास एवं न्याय के लिए काम कर रहा है। गुटनिरपेक्षता, मतभेदों के समझौते के लिए शांतिपूर्ण तरीकों को अपनाना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाना आदि भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य हैं। जैसा कि उल्लेख किया गया है कि विदेश नीति के कई निर्धारकों में जो प्रासंगिक तत्व हैं वे हैं भारत का भौगोलिक आकार, स्थिति, ऐतिहासिक अनुभव एवं परंपरा, साथ ही नेतृत्व का व्यक्तित्व, देश का पड़ोसियों एवं अन्य देशों के साथ संबंध। ये निर्धारक विदेशी नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में बदलाव, चाहे वह शीत युद्ध हो या शीत युद्ध पश्चात के प्रचलन हो, भी हमारी विदेश नीति में परिवर्तन को समझने का एक दृष्टिकोण है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। संक्षेप में, भारत ने अपनी विदेश नीति का निर्माण और उसका क्रियान्वयन बड़ी कुशलता से किया है, जिसे पूरे देश की सहमति प्राप्त है और जिसने देश को शांतिप्रिय, परिपक्व, लोकतांत्रिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विधि पालक रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये थी हमारी 3rd यूनिट जिसमें हमने जो विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या क्या हैं उनके बारे में पढ़ा है। हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट होती है और धन्यवाद।